नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि हम लोग इतिहास का 10वां चैप्टर शुरू कर चुके थे और इस 10वां चैप्टर में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं जो अध्याय 10 है, ठीक है, अध्याय 10 इतिहास का, उसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है, ठीक है, उपनिवेशवाद का अर्थ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला पढ़े थे कि भारत में उपनिवेश क्यों स्थापित हुआ, भारत में या भारत उपनिवेश क्यों बना, भारत में भारत उपनिवेश क्यों बना, उपनिवेश क्यों बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशवाद का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था, आपको याद होगा ना, आप लोग क्लास देखे होंगे तो। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ चुके हैं, संथाल विद्रोह। उसके बाद पढ़ चुके हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें अकाल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और एक लास्ट जो क्लास पढ़े थे हम लोग कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, अंग्रेजों के समय संवैधानिक विकास, अंग्रेजों के समय संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। और इसमें हम लोग बोले थे कि 2 क्लास पढ़ेंगे, एक कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन, ठीक है, क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। तो इतना जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, है ना, अगर आप लोग सही मायने में अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोग एक एक करके क्लास को देखे होंगे, यानी आप एक भी क्लास छोड़िएगा ना तो आपको वो टॉपिक छूट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, सवाल भर भर के बोर्ड एग्जाम में आता है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं से भी तो बन ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान से अगर समझिएगा, अगर कोई क्लास आप नहीं देखें पीछे से शुरू से जाकर देखिए, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आइए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट आए हैं तो आपके लिए घाटा का बात है, क्योंकि आपका मेन बात छूट गया है। क्योंकि इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं कि कैसे भारत उपनिवेश बना, क्यों बना, है ना, तो ये सब कारण पढ़े थे, ठीक है। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास, ठीक है, क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। चलिए समझिए इसको। आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम लोग 1853 तक का जो चार्टर एक्ट था वहां तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सा है, तो एक होगा 1858 का अधिनियम, 1861 का एक्ट, उसके बाद 1892 का अधिनियम, 1909 का मार्लो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, 1919 का, है ना, चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। उसके बाद एक पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट होगा 1935 का अधिनियम। हालांकि ये जो अधिनियम है ना, ये हम लोग इतिहास का जो लास्ट चैप्टर होगा वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर आप सुन लेते हैं तो और अच्छा बात होता है, दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। क्राउन के अधीन अभी तक हम लोग पढ़े हैं संवैधानिक विकास के बारे में, तो आप लोगों को याद होगा कि 1853 में जब कंपनी के अधीन कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास हुआ था, उसमें ब्रिटिश संसद
ब्रिटिश संसद में इस बात का जो 1853 में कहा गया था, इस बात का पूरा प्रमाण नहीं था कि अब अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हर बार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था, है ना, कंपनी के शासन को। लेकिन इसमें इसमें चूंकि जिक्र ही नहीं था कि 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए, यानी शासन को किसी समय भी वापस ले लिया जा सकता है। आपको याद होगा या हम लोग आगे पढ़ भी करेंगे कि 1858 में क्या हो जाता है, क्रांति हो जाता है भारत में, 1857 की क्रांति। अब ये जो क्रांति होती है, अब इसमें क्रांति में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार की जड़ हिला देती है ना। भारत में उनको ऐसा मौका देता है कि वो हटने वाले होते हैं, मतलब कि भारत छोड़ कर जाने वाले थे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे कारणों से, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे कारणों से वो, है ना, इस समय भारत आज़ाद नहीं हो पाता है, ठीक है। तब ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश को लगता है कि अब कंपनी शासन चला नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, हम सीधा अपने हाथों में ले लेते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 58 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम पारित होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मेन बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये बात को समझ गए होंगे तो इसमें जो मैं बात लिखूंगा वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए। इसमें इस अधिनियम में कहा गया था कि जो अब कंपनी का शासन है, कंपनी का शासन इसको समाप्त किया जाता है ना। और खुद क्राउन, यानी जो क्राउन है, ब्रिटिश सरकार का जो वहाँ बैठा हुआ है ना, राजा या महारानी, वो क्राउन क्या कर रही है, शासन को सीधे, है ना, सीधे अपने हाथों में ले लिया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और क्राउन खुद शासन को अपने हाथ में ले लिया। भारत पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। इससे पहले कंपनी के माध्यम से वो नियंत्रित करती थी, है ना। आपको याद होगा कि 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत सचिव करके एक, ठीक है, पद का सृजन किया गया। भारत सचिव कहाँ बैठती थी, ये बैठता था ब्रिटिश संसद में, मतलब ब्रिटेन में रहता था ये, है ना। इसका वेतन भी भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा, ठीक है। अगला, जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, भारत का गवर्नर जनरल, इसको मिटा देता हूँ, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, इस नाम को बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया, वायसराय। अब हम लोग गवर्नर जनरल नहीं, वही व्यक्ति है, बस नाम चेंज है। और वायसराय का अर्थ होता है प्रतिनिधि, क्राउन का प्रतिनिधि, है ना, क्योंकि क्राउन सीधा अपने से नियंत्रित करेगी वायसराय के माध्यम से। वायसराय का अर्थ ही होता है क्राउन का प्रतिनिधि, ठीक है। तो भारत का जो अगला जो प्रावधान है, इसमें भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कर दिया गया। और पहला वायसराय जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। आप लोग को याद होगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद है ना। तो उसी प्रकार भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग, है ना। और क्या क्या प्रावधान है, तो और प्रावधान किया गया कि हम भारतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारतीय राजा को नहीं जीतेंगे। वो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ अगले चैप्टर से समझ में आएगा, ठीक है। भारतीय राजा को नहीं जीतेंगे, ये सब बात कहा गया था, ठीक है। कहा गया भारत को हम अच्छे शासन के लिए अधिनियम लाए हैं। अब देखिए, अब चूंकि ये जो है एक केंद्रीय बोर्ड की एक प्रकार समझ लीजिए, सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ, तो केंद्रीय बोर्ड स्थापित हो रहा है। तो 1861 का जो अधिनियम है उसमें मुख्य बात यह है कि भारतीयों को यहाँ पर ना शामिल करने की शुरुआत होती है। यानी पहली बार भारतीय लोगों को कानून, भारत में जो केंद्रीय बोर्ड बना है, केंद्रीय जैसे भी संसद है वैसे ही केंद्रीय परिषद, उस प्रकार भारत इस केंद्रीय परिषद में भारतीय लोगों को शामिल करने की यहाँ से शुरुआत होती है। इतना बात याद रखना है 1892 के अधिनियम में। क्योंकि 1885 में क्या हो रहा है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो ये सब मांग करने लगते हैं कि भारत को भी शामिल कीजिए कानून बनाने में। आप क्यों अपने खुद से कानून बना रहे हैं या शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। तब ऐसे में 1892 में एक अधिनियम पारित होता है और इसमें भारतीयों को थोड़ा संख्या बढ़ाया जाता है
है ना, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद है या विधान सभा है, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर कहा जाता है कि आप बजट में ना, बजट जो आएगा उसमें आप बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा प्रश्न, उल्टा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, है ना, विरोध में। 1919 का अधिनियम, 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों अगर याद न भी रहे तो कोई बात नहीं है, दोनों, है ना, ये तो याद रखना ही है, ये दोनों याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीनों याद रखना है ना। 1909 का अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको नाम से जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, है ना। चूँकि 1905 में बंगाल में समझिए कि पूरे भारत में ही स्वदेशी आंदोलन हो चुका है और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको दिखाई दिया जाने लगा था, ठीक है। क्योंकि बंगाल का विभाजन इसलिए हुआ था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके। तब अब ये नहीं हो पाया तो ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि हम एक ऐसा चाल चलेंगे, सांप्रदायिकता की चाल, ऐसा चाल चलेंगे जिसमें हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा सकें, है ना, और हिंदू को मतलब मुस्लिम को हिंदू के विरोध में बुलवा सके। तो 1919 का जो अधिनियम है वो दरअसल 1909 का जो अधिनियम है वो दरअसल सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है। किस लिए जानता है? सांप्रदायिकता की शुरुआत के लिए जाना जाता है ना। क्योंकि इसमें कहा गया था कि अच्छा ये क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो चुनाव होगा ना जब, तो मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव खुद मुस्लिम लोग करेंगे, है ना। तो इसलिए हम इसको इस नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी वही बात होगा कि सदस्य बढ़ाया जाएगा चुनाव में, है ना, सहूलियत दिया जाएगा, यानी एक निश्चित आय वाला व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है, ये बात हुआ था। 1919 का जो अधिनियम है, चूँकि यहाँ तक गांधी जी आ चुके हैं, है ना, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेरा, ये सब जगह पर विरोध हो चुका है। तब ऐसे में चूँकि प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था तो ब्रिटिश सरकार खुद कहा था कि हम भारत को, है ना, कुछ न कुछ अवश्य सहूलियत देंगे या भारतीयों को राहत देंगे, ठीक है। तो 1919 का अधिनियम को हम जानते हैं चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें भी वही केंद्रीय, है ना, विधानसभा में भारतीय सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये जाना जाता है कि अच्छा ये लॉर्ड कैनिंग आप लिख लीजिएगा नीचे, ठीक है। फर्स्ट कौन था? लॉर्ड कैनिंग, हम लोग यहाँ पर थे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये अधिनियम इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रांतों में द्वेष शासन की शुरुआत होती है। द्वेष शासन का मतलब होता है कि ऐसे समझ लीजिए कि द्वेष शासन का तात्पर्य कि एक तरफ विषय को बांट दिया गया, एक तरफ आरक्षित विषय और दूसरी तरफ हस्तांतरित विषय, है ना। यानी आरक्षित विषय जो वायसराय या गवर्नर वगैरह, है ना, इसको संचालित करते हैं। महत्वपूर्ण विषय रक्षा, वित्त, ये सब सेना, ये सब जो बात है वो आरक्षित विषय में रखा गया, है ना। हस्तांतरित विषय में जो छोटे मोटे काम है, सिंचाई वगैरह, है ना, वो सब इसमें रखा गया, कृषि वगैरह। तो प्रांतों में द्वेष शासन और केंद्र में एक प्रकार से एक सदनीय शासन की शुरुआत, ठीक है। तो ये अधिनियम का नाम याद रखना है, एक ये बात ये इम्पोर्टेंट है। 1935 का अधिनियम हम लोग एक अलग से, हम लोग जो लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है समझिए। 1935 आपको पता है कि भारत का संविधान जब बना था 1950 में पूरी तरह से बन के तैयार हो गया, 1950 में। तो इस अधिनियम से लगभग 60 से 70% बातें यहाँ से लिया गया, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसमें क्या कहा गया? इसमें विषय समझते हैं ना, विषय को बांटा गया था पहली बार, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। समवर्ती सूची की बांटा गया, यानी विषय को बांटा है, केंद्र को कौन सा काम करना है, राज्य को कौन सा काम करना है, और दोनों मिलकर तो दोनों को कौन सा काम करना है ना। ये बात हुआ था। अगला बात इसमें था कि एक संघ बनाने की बात हुई थी,
है ना, कि भारत में जितने भी रियासत है और ब्रिटिश साम्राज्य के जो भी शासक है क्षेत्र है, वो उन सभी मिलकर संघ बनाया जाएगा। हालांकि ये बन नहीं पाया क्योंकि एक कंडीशन था, उसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना होती है ना। एक लोक सेवा आयोग की गठन होता है ना, लोक सेवा आयोग की, ठीक है। और बहुत कुछ होता है, ठीक है। बर्मा को भारत से अलग किया जाता है, ठीक है। बर्मा मतलब म्यांमार का क्षेत्र जो है, आरबीआई, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो संवैधानिक विकास था क्राउन के लिए, ये बात था। इस तीनों बात को हम लोग लास्ट वाला चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, आगे फिर से पढ़ना है, लेकिन जो आपको पढ़ना याद रखना है वो यहाँ पर भी याद रखना है, ठीक है। हालांकि ये हम लोग अगले जस्ट चैप्टर में 1857 की क्रांति की जस्ट बाद, मतलब 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे ये बात को, ठीक है। तो सारा बात तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हाँ, एक बार हम ओवर भी दिए हैं क्या क्या पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप लिखना चाहें तो साथ में लिख सकते थे, सुनकर दोबारा देखकर वीडियो को लिख सकते हैं, रोक कर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम लिख कीजिए, लेकिन लिखिएगा तो आपका ही फायदा होगा, ठीक है। कि आप इंटर में हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप आगे भी एग्जाम का साथ में तैयार रहे हो जाएगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।